हेलो किड्स। नाउ आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th रियल नंबर। लेट मी स्टार्ट विद क्लास 10th रियल नंबर्स। बच्चों, रियल नंबर्स में हमारे पास जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी शुरुआत होती है नंबर से। तो चलिए सबसे पहले डिकोड करते हैं नंबर्स को कि आखिर नंबर सर होते कहाँ से हैं और कितने होते हैं ना। नंबर सिस्टम को ही देख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास बच्चों जो सबसे सुप्रीम नंबर या सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दो हिस्सों में बट रहा होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इंडिकेट करते हैं बच्चों सी से ना। कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों हमारे पास दो हिस्सों में बट रहा होता है, जिसमें से एक है आपका रियल नंबर, जिसे हम इंडिकेट करते हैं आर से। दूसरा है हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स रियल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों हमारे पास, जो कि आपका चैप्टर ही है। तो रियल नंबर्स का मतलब होता है बच्चों ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव ना। जिनका स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर वैसे नंबर होते हैं बच्चों जिनका स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव। नाउ रियल नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर पॉजिटिव होता है तो वो रियल नंबर होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर है, आप जान रहे होंगे 4, -5 का स्क्वायर ऑब्वियस सी बात है 25, √2 का स्क्वायर ये कितना होने वाला होगा हमारे पास 2। ये सब के सब बच्चों हमारे पास रियल नंबर्स है ना। उसी तरह से यहाँ पर इमेजिनरी नंबर के बारे में जब हम बात करें तो -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, अंडर रूट -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2। बच्चों ये ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इनको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो ये आपके क्लास के सिलेबस से बाहर है। चलिए हमारा सारा ध्यान अब रियल नंबर पर लाते हैं ना। तो रियल नंबर की तरफ अगर जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि रियल नंबर भी हमारे पास कुछ सेगमेंट में टूट रहा होता है। और वो क्या क्या होते हैं, पहला होता है हमारे पास रैशनल नंबर, जिसे हम इंडिकेट करते हैं Q से, और दूसरा होता है हमारे पास इरेशनल नंबर, जिसे हम इंडिकेट करते हैं QC से ना। नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट इज रैशनल नंबर। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये आप जानते हैं और आपने पढ़ा भी हुआ है कि रैशनल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q जो होगा वो 0 के नहीं होगा। और इरेशनल नंबर क्या हो रहे होते हैं, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम कभी भी P/Q के फॉर्मेट में लिख नहीं सकते हैं ना। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। रैशनल नंबर भी हमारे पास कुछ हिस्सों में टूट रहा होता है। अब वो हिस्से हमारे पास हैं क्या, पहला हिस्सा होता है इनका फ्रैक्शन डेसिमल, फ्रैक्शन या आप डेसिमल भी ले सकते हैं। दूसरा होता है बच्चों हमारे पास इंटीजर, दूसरा होता है हमारे पास इंटीजर, जिसे हम इंडिकेट कर रहे होते हैं बच्चों Z से। इंटीजर हमारे पास खुद कुछ हिस्सों में टूट रहा होता है, जिसे आप कह सकते हैं नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर हमारे पास W से इंडिकेट किया जा रहा होता है। नाउ बच्चों होल नंबर भी हमारे पास सेगमेंट्स में टूट रहा होता है, जिन्हें हम कह सकते हैं, एक तो हो गया हमारे पास 0, दूसरा हो गया हमारे पास नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जिन्हें हम इंडिकेट करते हैं N से ना। नेचुरल नंबर भी हमारे पास दो सेगमेंट में टूट रहा होता है बच्चों, जिसे हम कह रहे होते हैं प्राइम नंबर ना, और फिर कॉम्पोजिट नंबर अलॉन्ग विथ 1। ये याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि हमारे पास 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट
ना। तो नेचुरल नंबर हमने देखा कि 1 प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में टूट रहा होता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन टू यू बच्चों। रियल नंबर्स में हमारे पास जो हम लोगों ने सबसे पहले चीज देखी है वो है हमारे पास नंबर सिस्टम का पूरा चार्ट। तो सबसे सुप्रीम नंबर जो होता है हमारे पास वो होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दो हिस्सों में टूट रहा होता है, पहला होता है रियल नंबर और दूसरा होता है हमारे पास उसमें हमारे दो हिस्से टूटते हैं, एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जो होता है हमारे पास किसी भी नंबर का स्क्वायर जब हम करते हैं और वो अगर पॉजिटिव टर्म देता है तब हम उन्हें रियल नंबर कहते हैं। आप जितने भी नंबर आज तक देखते हैं और जानते हैं वो सब के सब रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर ये वैसे नंबर हो रहे होते हैं जिनका स्क्वायर करते ही हमारे पास नेगेटिव टर्म आ रहा होता है ना। रियल नंबर हमारे पास दो हिस्सों में टूट रहा होता है, पहला होता है हमारा रैशनल नंबर जिसको हम क्यू से इंडिकेट करते हैं, दूसरा होता है हमारा इरेशनल नंबर जिसको हम क्यू सी से इंडिकेट करते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं बच्चों जैसा कि मैंने आपसे भी कहा भी जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और जहां पर हमारा क्यू जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए ना। उसके बाद हमारा रैशनल नंबर दो हिस्सों में टूटता है, फ्रैक्शन नंबर और फिर क्या होते हैं इंटीजर। इंटीजर को हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं। इंटीजर दो सेगमेंट में और टूटता है बच्चों, नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर। होल नंबर मतलब डब्ल्यू से जिसे हम इंडिकेट कर रहे होते हैं। होल नंबर हमारे पास दो सेगमेंट में और टूटता है जो हम कह रहे होते हैं 0 और नेचुरल नंबर। ठीक है। नाउ नेचुरल नंबर हमारे पास कुछ और सेगमेंट में टूटता है जिसे हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास 1 होता है, या तो प्राइम नंबर में जाता है या तो कंपोजिट नंबर में जाता है। चलिए अब इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और ध्यान से देखते हैं कि हमारे पास प्राइम नंबर किस तरह के होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ना। आई होप ये सारी चार्ट आपको क्लियर हो गई होगी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नाउ अब बच्चों आगे चलते हैं और हम लोग डिकोड करते हैं कि हमारे पास प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ना, जिससे हम लोग समझ पाएंगे कि आखिर ये पूरे चैप्टर में चीजें क्या चल रही हैं ना। लेट मी स्टार्ट विद देम। Now बच्चों तो here we have that prime numbers. Let me start with this prime numbers. Prime क्या होते हैं? A number having factor 1 and number itself ना, वो सभी के सभी जो हमारे पास नंबर्स होने वाले होंगे बच्चों वो होंगे हमारे प्राइम नंबर्स ना। जैसे एग्जांपल 2 हो गया, क्योंकि देखिए 2 को हम लोग प्राइम क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 into 1 ही लिखा जा सकता है, आपके पास और कोई तरीका नहीं जिससे हम इसे और तोड़ सकते हैं। 3 जो होता है बच्चों वो हम 3 into 1 ही लिख सकते हैं। 5 को हम लोग 5 into 1 ही लिख सकते हैं। 7 को 7 into 1 ही लिखा जा सकता है ना। नेक्स्ट 11 को हम लोग 11 into 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह के ये जो हमारे नंबर्स हो रहे होते हैं इनको हम प्राइम नंबर कहते हैं ना, इनको हम कह रहे होते हैं प्राइम नंबर्स। नाउ व्हाट इज देन कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारे पास? कंपोजिट नंबर बच्चों ना, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं अदर नंबर्स अदर देन प्राइम। सिंपली बस इतना आप याद रख लीजिए ना, नंबर्स अदर देन प्राइम, अदर देन प्राइम वो हमारे पास कंपोजिट नंबर में काउंट हो रहे होते हैं ना। मेरे कहने का क्या मतलब है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे 2 के बाद मैंने 3 लिखा है बट 3 के बाद 5, इसका मतलब सर 4 हमारे पास क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। बट क्यों कंपोजिट नंबर होगा? क्योंकि 4 को हम लोग बच्चों 2 into 2 मतलब प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। फिर अगला नंबर 6, ऑब्वियस सी बात है इसे हम 3 into 2 लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं हम सिर्फ 2 into 3 लिखते हैं, बट बच्चों बात बराबर ही है, आप 3 into 2 लिखें या 2 into 3 लिखें वो हमारे पास बात बराबर ही होगी। अगला नंबर है हमारे पास 8 जो कि ऑब्वियस सी बात है 2 into 2 into 2 लिखा जा सकता है। आप इसे 2 to the power 3 भी लिखते हैं जैसा कि आप बचपन से पावर के नोटेशन को जानते होंगे। अगला नंबर हमारे पास आता है बच्चों 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 into 3 और 3 का स्क्वायर। फिर होता है हमारे पास बच्चों 10, ऑब्वियसली हम इसे कैसे लिख सकते हैं 2 into 5। ये सब के सब एक्चुअली प्राइम फैक्टराइज होकर के कंप्लीट फॉर्मेट में लिखे गए हैं ना। नाउ एक और बात बच्चों, प्राइम नंबर भी हमारे पास कुछ सेगमेंट में टूटता है जिन्हें हम कह रहे होते हैं हमारे पास को प्राइम ना, जिसकी जानकारी आपके लिए जरूरी है। एक और टर्म है हमारे लिए को प्राइम। अब ये को प्राइम होता क्या है हमारे पास? पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग कॉमन फैक्टर ओनली 1।
ना, वो हो रहे होते हैं। पेयर ऑफ नंबर्स, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने नहीं कहा कि को प्राइम का मतलब होगा कि वो प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए, वो ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स होने चाहिए जिनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, तब वो को प्राइम की तरह एक्ट करेंगे। मेरे कहने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल 5/4, अगर मैं कहूँ आपसे 5/4, देन हमारे पास 5/4 को लिखा जा सकता है 5 × 1 by 4 × 1। अब आप गौर करिएगा, या फिर मैं इसे और तोड़ देता हूँ, 2 × 2 × 1। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास कॉमन फैक्टर के रूप में सिर्फ 1 और 1 ही मौजूद है, जो दोनों नंबर के बीच में मौजूद है ना, इस बात को समझें। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि हमने लिख दिया हुआ है 4/12, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, 2 × 2 × 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये, 2 × 2 × 3 × 1। अब आप इस बात को पकड़िएगा बच्चों, हमारे पास क्या 1 ही यहाँ पर कॉमन फैक्टर के रूप में मौजूद है कि या 2 भी यहाँ पर मौजूद है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 2 भी इस जगह पर मौजूद है, जिसके कारण हम इन्हें कह सकते हैं कि 4 और 12 हमारे पास को प्राइम नहीं है। 4 और 12 कभी भी को प्राइम नहीं कहे जा सकते हैं। तो इसका मतलब सर ये हमारे को प्राइम के एग्जाम्पल को सूट नहीं करते हैं ना। अगला एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, जैसे मैंने आपसे कहा 7/9 ना, तो 7 को जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ये 7 × 1 है, और 9 को आप देख पा रहे होंगे कि 3 × 3 × 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, सिर्फ 1 और 1 ना। तो आप इसे समझ पा रहे होंगे कि 7 और 9 भी एक को प्राइम के हमारे पास सेगमेंट है। नाउ आई होप कि ये बात आपको साफ से क्लियर हो गई होगी ना। आप इसे एक बार अपनी कॉपी पर मेंशन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नाउ आगे चलते हैं बच्चों और डिकोड करते हैं कि हमारे पास एक सेगमेंट मौजूद है जिसे हम कह रहे होते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि आपके क्लास 10th के सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। नाउ लेट मी जस्ट वर्क विद इट ना। क्लास 10th का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑन अरिथमेटिक। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कभी कभी तो ये डायरेक्ट आपके स्टेटमेंट के रूप में भी आपको एग्जाम में लिखने आ सकता है ना। आखिर ये होता क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? लेट मी एक्सप्लेन दिस वन टू यू। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि दैट एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as product of primes ना, having unique factorization apart from their order ना। इसे आप इस तरह से समझिए बच्चों कि जैसे हमारा शरीर सेल से बना हुआ है, उसी तरह हर कंपोजिट नंबर जो भी आप देख पा रहे होंगे, हर कंपोजिट नंबर जो कि मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है आपके लिए, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे हमारा शरीर जो है सेल से बना हुआ है, उसी तरह से हर कंपोजिट नंबर किससे बना हुआ है, प्राइम्स के प्रोडक्ट से बना हुआ होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे 4 को हमने लिखा है 2 × 2 और 2 और 2 क्या है हमारे पास, ये प्राइम नंबर है ना। 6 हमारे पास 3 × 2, ये भी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। 8 हमारे पास 2 × 2 × 2, 2 to the power 3, ये भी क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर्स है। 9 3 × 3 विच मीन्स 3 का स्क्वायर, ये भी क्या है, प्राइम नंबर्स है। और सिमिलरली 10 2 × 5, ये भी क्या है हमारे पास, एक कंपोजिट नंबर है जिसे हमने प्राइम के रूप में लिखा हुआ है। इट मीन्स सर हमारे पास जो कॉम्पोजिट नंबर है, आप यही ना कहना चाह रहे हैं कि कॉम्पोजिट नंबर जो है वो हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, बस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिखा जा सकता है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिखा जा सकता है। और यही है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक और भी चीज बच्चों,
हैविंग यूनिक फैक्टराइजेशन। ध्यान दें 6 को हम 3 इंटू 2 ही लिख सकते हैं, कभी भी 6 4 इंटू 5 या कुछ और नंबर के रूप में कभी नहीं लिखा जा सकता है, वो हमेशा 3 इंटू 2 के ही रूप में लिखा जा सकता है अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर। इसका मतलब 3 इंटू 2 को हम मतलब क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 को 2 इंटू 3 ही लिखा जा सकता है, बस चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी, बट इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यही होता है आपका ऑर्डर का सेगमेंट, मतलब 3 इंटू 2 को लिखा ऐसे भी जा सकता है या फिर 2 इंटू 3 के रूप में भी लिखा जा सकता है। नाउ आई होप आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पूरी तरह से साफ हो गया होगा। आप बच्चों इसे अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ और आगे चलते हैं हम लोग। नाउ बच्चों आगे चलते हैं और देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ ना, सबसे पहले तो बच्चों इनके फुल फॉर्म्स को देखते हैं। एलसीएम इसका मतलब होता क्या है? एलसीएम हमारे पास होता है बच्चों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और अगर एचसीएफ की बात करें तो वो होता है बच्चों हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है बच्चों हमारे पास मल्टीपल, और ये होता है हमारे पास फैक्टर। नाउ ये तो हो गए इनके फुल फॉर्म। तो हम लोग अब ये समझते हैं कि सर इसका एक्चुअल मतलब क्या हो रहा होता है और हम लोग किस तरह से इसे निकालने वाले होंगे। तो एलसीएम होता क्या है बच्चों? एलसीएम हमारे पास होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स with their highest power ना। और HCF होता है हमारे पास बच्चों प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर with lowest power that appear in all numbers, ना। चलिए अब इसे डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, किस तरह से हम इसे अपने साथ और अच्छे से समझ सकते हैं। इसे समझने के लिए बच्चों एक एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पर कंसिडर पहले करते हैं, तब मैं आपको इससे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन भी कर पा रहा हूँ। 36 and 24 ना। 36 चलिए सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइज करते हैं बच्चों। तो 36 का आप जानते हैं, इसे 2 से हम लोग करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, इसे 2 से करेंगे तब ये 9 हो जाएगा, इसे हम लोग जब 3 से करने वाले होंगे तब ये हमारे पास 3 होगा, और 3 को 3 से करेंगे तब ये 1 होने वाला होगा। 24 को जब बच्चों हम लोग 2 से करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 को हम लोग 2 से करेंगे तब ये 6 हो जाएगा, 6 को जब हम 2 से करेंगे तो 3, और 3 को 3 से करेंगे तब ये 1। इट मीन्स कि हमारे पास 36 को क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 into 3 into 3, which means 2 की पावर 2 into 3 की पावर 2। नाउ और 24 को क्या लिखा जा सकता है बच्चों? 24 is equal to 2 into 2 into 2 into 3, which means 2 की पावर 3 into 3 की पावर 1। ना अभी हमने क्या किया है कि हमारे पास दो नंबर जो 36 और 24 मौजूद थे, हमने उनका प्राइम फैक्टराइज कर दिया है। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास आता है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 फॉर 36, और 24 के लिए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। यहाँ तक आप लोगों को पूरी तरह से पिक्चर क्लियर होगी। नाउ आगे चलते हैं बच्चों और एलसीएम पर हम लोग देखते हैं कि आखिर सर इसका एलसीएम होगा क्या। तो एलसीएम ऑफ 36, 24 होने वाला होगा हमारे पास क्या चीज़, क्या कहा है हमने? प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, सारे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होने वाला होगा विथ देयर हाईएस्ट पावर ना। तो हमारे पास यहाँ पर कौन कौन नंबर है बच्चों? 2 है और कौन नंबर है? 3 है। चलो अच्छा, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 की सर हाईएस्ट पावर 3 हो गई, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों? तो ये 2 है, तो ये हो गया 2। अच्छा सर, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, विच मीन्स 8 इंटू 9, 8 9 जा
72 ना। आई होप आपने अब समझ लिया होगा कि एलसीएम को हमने कैसे डिकोड किया है। सिमिलरली बच्चों अब हम लोग चलते हैं एचसीएफ की तरफ ना। तो अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में आप यहां पर कंसिडर करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, जितने प्राइम फैक्टर्स हैं उनका हमें प्रोडक्ट तो चाहिए ही चाहिए विथ लोएस्ट पावर। विथ लोएस्ट पावर मतलब 2 भी है सर हमारे पास, 3 भी है ना, ये बात तो साफ साफ नजर आ रही है हमारे पास। और उसके बाद लोएस्ट पावर दैट अपीयर इन ऑल नंबर। लोएस्ट पावर मतलब 2 की लोएस्ट पावर कितनी है बच्चों, अगर हम देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपकी 2 की पावर है 2 और 3 की लोएस्ट पावर कितनी है तो 1, तो ये हो जाएगा 1। इट मीन्स कि 3624 का हमारे पास एचसीएफ कितना होने वाला होगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 विच मीन्स 4 इंटू 3 विच इज 12 एक्चुअली ना। तो अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग किन्हीं भी नंबर्स का और किन्हीं भी ग्रुप ऑफ नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं ना। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन हम लोग कुछ और एग्जांपल्स की तरफ मूव करेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं बच्चों एंड रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF ना। बच्चों एक फॉर्मूला तो होता है हमारे पास कि कभी भी LCM इंटू HCF जो होता है आपका वो होता है आपका नंबर 1 इंटू नंबर 2, नंबर 1 इंटू नंबर 2। मतलब सर LCM और HCF का प्रोडक्ट जो होगा वो हमारे पास गिवन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, गिवन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यही आपका सबसे कोर फॉर्मूला है ना। चलिए इसे एक बार वेरीफाई करते हैं। जैसा कि आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे हमारे पास 36 और 24 का LCM क्या दिया हुआ है हमारे पास 72 और HCF क्या दिया हुआ है हमारे पास 12 ना। तो हमारे पास अगर मैं LCM इंटू HCF की बात करूँ तो ये होगा हमारे पास 72 इंटू 12 ना, जो कि होने वाला होगा बच्चों हमारे पास किसके बराबर, हमारे नंबर 1 एंड नंबर 2 के बराबर 36 इंटू 24। अच्छा सर क्या ये बात सच है, तो जी बिल्कुल सच है। देखिए यहाँ पर 36 इंटू 24 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 12। नाउ अब इनको और इनको एक साथ आप ले लेंगे तो 36 2 72 इंटू 12 ना। इससे तो हमें ये पता चल गया कि हाँ सर हमारे पास जो ऊपर दिए हुए नंबर है LCM और HCF का कॉन्सेप्ट मतलब LCM इंटू HCF इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2 होता है ना। आई होप दिस गॉट अ क्लियर टू यू बच्चों। और ये हम कह सकते हैं कि यस इट्स वेरीफाइड, इट्स वेरीफाइड ना। आप इसे अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। ना बच्चों अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स। सो बच्चों हमारे पास जो अब नया टर्म आने वाला है वो है हमारा रियल नंबर की। व्हाट दैट देन सर रियल नंबर्स ना। रियल नंबर्स क्या होता है हमारे पास, रियल नंबर्स होता है हमारे पास रैशनल प्लस इरैशनल नंबर्स। जैसा कि आपने चार्ट में पढ़ा भी होगा रैशनल प्लस इरैशनल ना। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सर रियल नंबर इज इक्वल टू Q प्लस QC ना। ये दोनों के दोनों उसके नोटेशंस हैं बच्चों, रैशनल के लिए Q और इरैशनल के लिए QC। सिमिलरली एक और डेफिनेशन जो है हमारे पास वो भी मौजूद है ना। नंबर्स हैविंग पॉजिटिव स्क्वायर आर रियल नंबर्स। जैसा कि मैंने आपको सबसे शुरुआती समय में भी बताया था कि हमारे पास जो नंबर हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं स्क्वायर करने पर, तब हम उनको रियल नंबर कहने वाले होते हैं। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हमारा आप कह सकते हैं रैशनल नंबर्स ना। रैशनल नंबर्स which can be written in the form of P by Q
where q is not equal to 0 comma p comma q must be co-prime, जो कि मैंने आपको बताया भी था बच्चों अभी जस्ट कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एग्जिस्ट नहीं करने वाला होगा. मस्ट बी co-prime having decimal expression either terminating or non-terminating repeating ना. यह क्या होता है हमारे पास? रैशनल नंबर किसे कह रहे होते हैं बच्चों? ऐसे नंबर जिनको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पर हमारा q जो होगा वो 0 नहीं होगा और p और q जो होंगे वो को-प्राइम ही होने वाले होंगे. हैविंग डेसिमल एक्सप्रेशन, जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन जो होगा या तो वो टर्मिनेट कर रहा होगा या तो नॉन टर्मिनेट करते हुए रिपीट करता होगा, तब हम उनको कह सकते हैं कि दैट दे आर दी रैशनल नंबर्स ना. एग्जाम्पल देखिए बच्चों, 5/7 एक रैशनल नंबर है, 3/2 भी ऑल्सो एक रैशनल नंबर है ना. 0/5 भी एक हमारा रैशनल नंबर है जो कि 0 के बराबर होने वाला होगा ना. 22/7 को भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक रैशनल नंबर का ही रूप है ना. इसे आप पाई से कनेक्ट मत करिएगा बच्चों, पाई एक इरैशनल नंबर है बट 22/7 एक रैशनल नंबर है. कोई भी ऐसी चीज जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं वो हमारे लिए एक रैशनल नंबर का काम करता है ना. नाउ 0.32 ये भी एक रैशनल नंबर है, मैंने जैसा कि कहा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, और 0.333 भी हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है जो कि अंततः क्या करता है, हम लोग इसे p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख भी सकते हैं और इसे भी हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं. आगे आने वाले समय में हम लोग इसकी अभी चर्चा करेंगे. नाउ बच्चों अब आगे चलते हैं और डिकोड करते हैं हम लोग रैशनल नंबर्स को ना, कि आखिर रैशनल नंबर कैसे होते हैं और कितने और फॉर्मेट में देखे जा सकते हैं और इनके क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में मौजूद होंगे. लेट्स डिकोड द रैशनल नंबर बच्चों. ना सो हमारे पास जो सबसे ऊपर में अभी आ रहा है वो है हमारा रैशनल नंबर ना. रैशनल नंबर जिसे हम इंडिकेट करते हैं बच्चों Q से. रैशनल नंबर जो होता है हमारे पास दो सेगमेंट में टूट रहा था, जैसा कि मैंने कहा था आपसे, फ्रैक्शन और डेसिमल और फिर इंटीजर्स ना, जिसे हम इंडिकेट करते हैं बच्चों Z से. फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो रहा था, चलिए उसे देख लेते हैं. फ्रैक्शन डेसिमल कितने हिस्सों में टूट रहा था. अगर हम बात करते हैं बच्चों फ्रैक्शन की, ये बस देखने का एक रूप हो गया हमारे लिए. फ्रैक्शन डेसिमल बेसिकली एक ही चीज़ों में से एक आ रहे होंगे, क्योंकि आप जिस चीज़ को फ्रैक्शन में लिख सकते हो उनको डेसिमल में भी लिख सकते हो और जिनको डेसिमल में आप लिख रहे होंगे उनको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं ना. तो फ्रैक्शन को अगर हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास तीन बातें आती हैं. देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और फिर हमारे पास हो रहा होता है बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन. ये सब के सब रैशनल नंबर होते हैं बच्चों. नेक्स्ट डेसिमल की अगर हम बात करें तो डेसिमल हमारे पास दो सेगमेंट में टूट रहा होता है. कौन कौन सा, जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में ही देखा है कि हमारे पास एक होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ना. सो व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास वैसे होते हैं जो वेल डिफाइंड एक फ्रैक्शन के रूप में होते हैं. हमारा ऑब्वियस सी बात है, न्यूमरेटर जो होता है छोटा, आपने जो पढ़ा था, न्यूमरेटर होता है छोटा, डिनोमिनेटर होता है हमारे पास बड़ा, और आप ऐसे ही ले सकते हैं
4/7 ETC ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बस इन्हीं को पलट दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/3 और ये हो जाएगा हमारे पास 7/4। नाउ मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, देखिए जैसे ही 5/3 हमने कहा है आपसे 5/3, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/2/3 ना। सिमिलरली 7/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों 1/3/4। तो इन्हीं कहा जाता है हमें, इन्हीं कहा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग में कौन कौन सी चीजें आ रही होंगी बच्चों, ऑब्वियस सी बात है 0.3, 0.32, 0.76, ये सब के सब टर्मिनेटिंग में काउंट हो रहे होते हैं बच्चों ना। नाउ नॉन टर्मिनेटिंग में कौन आता है, जैसे 0.333 डॉट 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 डॉट, या फिर आप कह सकते हैं इसे 0.3 रेकलिंग ना, दैट इज बार ऑन इट, ऐसा भी कहा जा सकता है। फिर 0.712, फिर से 712, फिर से 712 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये पैटर्न को फॉलो करते चला जा रहा है ना, ये रुकने वालों में से नहीं है। लेकिन ये नॉन टर्मिनेट है, ध्यान रखेंगे, नॉन टर्मिनेट तो है ही, मतलब ये टर्मिनेट नहीं होने जा रहा है, बट रिपीट करेगा पैटर्न को। जब भी ऐसी कोई बात आती है बच्चों, ये सारे तरह के नंबर्स तब हमारे पास कहे जाते हैं किसकी तरह में, रैशनल नंबर्स हो रहे होते हैं ना। रैशनल नंबर का एक और सेगमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंटीजर, जिसके बारे में हम लोग आगे में चर्चा करने वाले होंगे ना। नाउ तो अभी हमारा जो मुख्य मकसद होने वाला है वो हम लोग चर्चा करने वाले होंगे कि किस तरह से हम लोग नंबर्स को पकड़ सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके विषय में बच्चों। अगर कोई भी टर्म हमारे पास टर्मिनेटिंग है तो वो कैसा हो रहा होगा, आप जैसा कि जानते हैं कि कोई भी नंबर हमारे पास p/q के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है, किसमें, रैशनल नंबर में, जहां q हमारा 0 नहीं होता है। अगर 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 हमारा q जो है बच्चों वो हमारे पास 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n के फॉर्मेट में है, तब वो पूरा का पूरा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा ना। लेकिन अगर वो हमारे पास सपोज कि q जो है हमारा नॉट इक्वल टू 5 टू दी पावर m और 2 टू दी पावर n होगा, तब वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में होने वाला होगा ना। एग्जाम्पल के लिए बच्चों सपोज करिए हमने लिख दिया आपके सामने 3/25 ना, तो इसे लिखा जा सकता है बच्चों 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर। एक बात गौर करने की है कि हमारा जो यहाँ पर 5 का पावर m है, यहाँ पर 5 की पावर 2 के रूप में मौजूद है, और 2 हमारा एक पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर नहीं होता है, ना ही फ्रैक्शन होते हैं, बल्कि ये पॉजिटिव नंबर ही रह रहे होते हैं हमारे लिए। चलिए तो ये हो गया हमारे पास 3 इंटू 5 का पावर 2। अगर हम इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं कि सर इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, मतलब 3/25 की डेसिमल फॉर्मेट क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसे काउंटर बैलेंस करना है ना। ध्यान देंगे यहाँ पर काउंटर बैलेंस में क्या करेंगे, 2 की पावर हम लोग 2 लेने वाले होंगे। अब सिर्फ 2 की पावर 2 ही क्यों लेंगे हम लोग, क्योंकि 5 की पावर 2 है यहाँ पर, इसीलिए हम लोग 2 की पावर 2 लेने वाले होंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 2 मतलब 4/5 2 = 10 और 10 का स्क्वायर ना, विच इज 12/100 विच इज इक्वल टू 0.12 ना। देखिए तो बिना ही कैलकुलेटर के यूज के हमने क्या किया, q की जो वैल्यू थी, मतलब q का जो फॉर्मेट आ रहा था हमारे पास, जब वो 5 की पावर m और 2 की पावर n के रूप में मौजूद होगा, हम लोग आराम से उसे बिना कैलकुलेटर के इवैल्यूएट कर सकते हैं ना। इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं आपसे, तो सपोज करिएगा कि हमारे पास 1/7 अगर होगा, तो वो हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में जाने वाला होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में जाने वाला होगा। क्यों जाने वाला होगा, क्योंकि सर इसका डिनोमिनेटर हमारे पास 5 की पावर m और 2 की पावर n के बराबर में नहीं है, या उस फॉर्मेट में नहीं है ना। आई होप आपको रैशनल नंबर का ये सेगमेंट और चार्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसे अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ बच्चों आगे चलते हैं और चेक करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस में हमारे पास जो नंबर दिए हुए हैं, क्या वो नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है ना। जैसे कि हमारे पास सपोज करिए 52/5 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, 3 का 2 का क्यूब दिया हुआ है, तब हम इसे क्या कह सकते हैं कि नहीं सर ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग ना। बस आपको ये चेक करना है कि क्या हमारा डिनोमिनेटर 5 की पावर m और 2 की पावर n के बराबर है या नहीं है। अगर ये होगा तब ये टर्मिनेटिंग होगा, और अगर ये नहीं होगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा ना। लेकिन सर एक और क्वेश्चन कि सपोज करिए कि विदाउट कैलकुलेटर अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ना। चलिए आइए इसे एक बार देखते हैं बच्चों।
5 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3। अब ध्यान देंगे, हमें इस काम के लिए करना क्या होता है कि इसकी पावर को हम लोग इक्वल कर रहे होते हैं। अब इक्वल करें कैसे? तो यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो सर क्या करें, इसको 3 बना दें। बिल्कुल। अब 3 लेकिन बनेगा कैसे ये? बाय मल्टीप्लाइंग 5। बस आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ ना 5 5 या 25 लीजिए, और ये कितना हो गया आपके पास? 26 260 अपॉन होगा कितना यहाँ पर? 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, विच मीन्स 5 into 2 whole to the power 3, which means 260 upon 10 की power 3, which means 260 upon 1,000. This gotta cancel out each other, and we have 2.06 as an answer. Now I hope ये बात बहुत ही सिंपल सी थी और आपको क्लियर हो भी गई होगी ना। सर अगर हमारे पास सपोज करिए कि ये नंबर दिया हुआ है 1/125, क्या हम इसे टर्मिनेटिंग कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? तो सिंपली बच्चों इसके लिए आपको क्या करना होगा, 125 को प्राइम फैक्टराइज करिए। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारे पास ना, इसे हम लिख सकते हैं 1/5 का पावर 3 ना, विच मीन्स कि ये भी हमारे पास क्या है, 2 की पावर 5 की पावर m और 2 की पावर n के फॉर्मेट में है, जहां पर 2 की पावर कितनी है बच्चों? 0 है। तो इसमें परेशान नहीं होना है ना, 2 की पावर 0, जब 2 हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो वो 2 की पावर 0 के फॉर्मेट में मौजूद है, तब हम इसे कह सकते हैं कि हाँ सर ये हमारे पास टर्मिनेटिंग होने वाला होगा ना। सिमिलरली बच्चों अगर मेरे पास एक और क्वेश्चन है जो कि है 1/ सपोज करते हैं 325 ना, 325, तो हम ऐसा देख सकते हैं कि 325 को जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया 5 से तो ये कुछ हो जाएगा हमारे पास 65 ना, फिर हमने 5 से अगर करा जब इसे, तो हमें पता चलता है कि ये होने वाला है हमारे पास 13, और 13 को 13 से करने पर पता चल रहा है कि ये 1। इट मीन्स कि सर डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 का स्क्वायर तो है बट 13 भी आ जा रहा है। इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या होने वाला होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आप लोग इसे अपनी कॉपी पर नोट डाउन करें ना बच्चों। अब देखते हैं हम लोग कि किस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे डेसिमल्स को टू P/Q फॉर्मेट। P/Q फॉर्मेट ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं चाहूँगा कि आपका ध्यान यहाँ बोर्ड पर होना चाहिए। सपोज करिए बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है 0.57, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सर हमारे पास 0.57, तो इसे हम 57/0 के आगे जितने नंबर्स हैं उतने 0 नीचे पर लगा देंगे और आगे 1 दे देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 57/100। ये बड़ा ही सिंपल सा डेसिमल था हमारे पास जिसको हम लोगों ने P/Q के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा 0.325, ऑब्वियस सी बात है सर, फिर से वही करने वाले होंगे 325 अपॉन, इस बार डेसिमल के आगे 3 नंबर है तो 000 ना। तीसरा अगर x इज इक्वल टू, या फिर हमारे पास नंबर जो है वो हो गया 0.777 डॉट 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 डॉट, मतलब ये रिकरिंग डेसिमल है ना, तब हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो लेट x इज इक्वल टू 0.777 ना, देन 10x, इसे 10 से इंटू करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 7, एक आगे आ जाता है ये नंबर हमारे पास 0.777 डॉट 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 डॉट। नाउ ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 10 में से एक चला गया बच्चों, तो हमारे पास क्या बचा, 9x इज इक्वल टू 7.777 माइनस 0.777, तो हमारे पास क्या बचेगा 7। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 7/9। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 7/9, और ये हमने कन्वर्ट कर दिया किसे, एक पर्टिकुलरली नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन को P/Q के फॉर्मेट में। सिमिलरली बच्चों और अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग और देखते हैं ना, अगर हमारे पास 0.323232 अगर है तब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले होंगे? तो सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0.3232
ना। देन इस बार बच्चों हम लोग 10x की जगह पर 100x का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दो नंबर है और इनका पीरियड 2 है जो ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम लोग 100x का इस्तेमाल करेंगे। दिस बिकम 100x इज इक्वल टू 32.3232 डॉट 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 डॉट। नाउ दिस विल बी आवर इक्वेशन 1, दिस विल बी आवर इक्वेशन 2। फिर से वही चीज, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये क्या बनने वाला होगा हमारे पास? 100 में से तो 1 रुपए खर्च हो गए आपके, तो कितना बचा हमारे पास? 99x विच इज इक्वल टू 32.3232 माइनस 0.3232। ये डेसिमल का पार्ट ये डेसिमल से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बच रहा है बच्चों? 32। देन दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे लिए? x इज इक्वल टू 32/99। दिस विल बी योर आंसर ना। आप देख पा रहे होंगे ये हद से ज्यादा आसान क्वेश्चंस में से एक है ना। नाउ और अगले क्वेश्चंस की तरफ एक बार मूव करते हैं और देखते हैं ना। 0.3757575। अब आप इसके पैटर्न को नोटिस करिएगा बच्चों। यहाँ पर हमारे पास आगे में एक 3 जो है वो ऐसे ही मौजूद है और वो रिपीट नहीं कर रहा है, बाकी 757575 जो है वो रिपीट किए जा रहा है। तब हम लोग इसे कैसे डील करने वाले होंगे? ऑब्वियसली लेट x इज इक्वल टू 0.37575 डॉट 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 डॉट। दिस टाइम बच्चों 10x इज इक्वल टू 3.7575 डॉट 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 ना। आई होप यहां तक की बात साफ हो गई होगी। देन हमारे पास और अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं है बच्चों, यहाँ पर ये 75 के रूप में मौजूद ही है और हमें इसे क्या करना है? कैंसल आउट करना है। तब हम लोग इसे और क्या करते हैं? 100 से इंटू करते हैं, जिसके कारण ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 375.7575 dot 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 dot. Now this will be our equation number 1, this will be our equation number 2. Now equation number 2 minus equation number 1 we get 1000 में से 10 अगर हमने माइनस कर दिया तो ये होता है हमारे पास बच्चों 990x which is equal to 375 माइनस 3, बिकॉज 0.75 तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर ही देंगे ना। तो हमारे पास क्या बचने वाला होगा बच्चों? x इज इक्वल टू 372/990। ऑब्वियसली आप इसे क्या कर सकते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्मेट में ला सकते हैं और इन नंबर्स को कट कर सकते हैं ना। नाउ और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों। 6 ना, 0 पॉइंट नहीं, इस बार और अच्छे नंबर ले लेते हैं। 1.5727272 ना डॉट डॉट डॉट। चलिए नाउ इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से कैसे सॉल्व करेंगे? लेट x इज इक्वल टू 1.57272 डॉट 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 डॉट। देन 10x विल बी कितना? 115.727272 डॉट 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 डॉट। नाउ अब फिर से एक बात को समझिएगा कि हमारे पास जो नॉट रिपीटिंग वाले नंबर है वो डेसिमल के इस साइड जब आ जाते हैं, तब जो हमारे पास रिपीटिंग वाले डेसिमल एक्सप्रेशन है उनको इस साइड लाने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है ना, जितने नंबर ऑफ होंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर वो 72 है, यहाँ पर भी वो 72 है, इसी तरह से अगर 72 को हमें इस साइड लाना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000x इज इक्वल टू 1572.7272 ना। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2। देन इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 वी गेट 1000 में से बच्चों 10 चला गया तो वो होगा कितना हमारे पास? 990x इज इक्वल टू 1572 माइनस 15, 1572 माइनस 15। देन x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ 1572 माइनस 15 अपॉन 990 which will be equal to नाउ आई होप कि आपको ये सारी बातें साफ से समझ में आ गई होगी ना। आप इसे अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ बच्चों आगे चलते हैं और देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर। डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ना।
So irrational numbers. इरेशनल नंबर्स, ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पर हमारे पास इरेशनल नंबर क्या होने वाले होंगे सर? द नंबर्स which cannot be written in the form of p by q, no, having decimal expression neither terminating or non-terminating repeating ना, ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका मतलब सर है क्या? ऐसे सारे नंबर्स बच्चों जो हम लोग कभी भी क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, और उनका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा? ना तो टर्मिनेट करता है ना तो रिपीट करता है, ना ही टर्मिनेट करता है ना ही रिपीट करता है ना। हमें इस बात को समझना होगा कि ये ना ही टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट हो रहे होते हैं। नाउ अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और ध्यान देते हैं इस अनदर सेगमेंट को कि आखिर ये है क्या। इसके एग्जाम्पल के रूप को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास? 0.32 कुछ भी, मतलब 2 6 3 4 0 0 9 7 डॉट 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 डॉट। इस पर इस नंबर पर कभी भी आप पैटर्न को नहीं पकड़ सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पैटर्न को पकड़ना काफ़ी मुश्किल ही है ना। आप कुछ भी अब नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, 7 3 0 0 0 9 1 9 डॉट 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 डॉट, कुछ भी तरह के नंबर जो आप लिख रहे हो सकते हैं बच्चों, वो सब के सब क्या आते हैं हमारे पास? इरेशनल नंबर आते हैं। सिंपली अंडर रूट आप कोई भी प्राइम नंबर ले लें तो भी वो हमारे पास इरेशनल नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों √2 √3 √5 √7 ना, √11, ये सब के सब भी हमारे पास क्या है बच्चों? हमारे पास इरेशनल नंबर के फॉर्मेट में है। अभी हम लोग इसे प्रूफ करने वाले होंगे कि आखिर कैसे हमारा √2 एक इरेशनल नंबर है ना, आगे की सेगमेंट में। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्राइम ही हमारे पास होने वाले होंगे। सपोज करिए कि किसी ने हमें कह दिया है कि 12 है हमारे पास अंडर रूट के रूप में, देन ऑब्वियसली 12 हमारे पास क्या लिखा जा सकता है ना, तो ये होता है हमारे पास 2 का स्क्वायर क्यूब। जब ये अंडर रूट में होगा बच्चों तो 2 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 2√3। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 12 भी हमारे पास क्या होगा? एक प्राइम नंबर के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। कैसे? क्योंकि अंडर रूट 12 जो है वो 2√3 के बराबर है, और √3 हमारे पास क्या है? एक, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, एक इरेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। नाउ सिमिलरली 2 + √3 भी हमारा इरेशनल है, 2 - √3 भी इरेशनल है। मतलब सर आपका ना बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर्स ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसे ध्यान से देखिएगा। ना आगे चलते हैं बच्चों। तो हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल ना। अच्छा, इसे साबित करना है कि ये एक इरेशनल है। तो हम लोग क्या जानते हैं बच्चों? हम लोग ये तो जानते ही हैं कि सर R = Q + QC होता है। तो इसका मतलब अगर कोई चीज़ रियल नंबर के रूप में मौजूद है और अगर वो हमारे पास मानते हैं कि अगर Q में नहीं है तो वो कहाँ होगा? QC में होगा। बस इसी सेगमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग इसे प्रूव करने वाले होंगे कि हमारा √2 जो नंबर है वो एक इरेशनल नंबर है ना। √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो कैसे इसे हम लोग करने वाले होंगे? देखिए बच्चों, लेट √2 बी अ रैशनल नंबर, √2 बी अ रैशनल नंबर, then √2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। ऑब्वियसली यहाँ पर q जो होगा हमारा 0 नहीं होगा, और pq जो होगा वो क्या होने वाला होगा? को प्राइम। pq जो होगा वो क्या होगा हमारे पास? को प्राइम होगा। ये बात याद रखिएगा, pq मस्ट बी को प्राइम,
co-prime. ना then squaring on both the side बच्चों, squaring on both side, 2 is equal to p का स्क्वायर by q का स्क्वायर. This implies p का स्क्वायर is equal to 2q का स्क्वायर. This implies p square is divisible by 2. p square is divisible by 2. divisible by 2. देखिए कैसे इसको समझते हैं. सपोज करिए बच्चों कि ये हमारे पास 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू, किसी ने लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ √32 का होल स्क्वायर ना बच्चों, कि हमारे पास क्या हो जाएगा, √32 का स्क्वायर 32 हो जाएगा. 32 2 जा 64 विच इज 8 का स्क्वायर. अब एक बात बताइएगा बच्चों, 8 का स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 और नॉट? डिविजिबल बाई 2 ना, बस हमने भी वही लिखा है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सिंपल. इसी तरह से हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि सर 8 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2. 8 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 ना. इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 ना. नाउ लेट इन इक्वेशन स्टार ना वी गेट, हमें तब मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, चलिए देखते हैं ना. 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, विच मीन्स हमारे पास 4c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q का स्क्वायर, विच मीन्स c स्क्वायर 2c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर. अच्छा, दिस implies q स्क्वायर is divisible by 2, divisible by 2, and this implies q is also divisible by 2. q is also divisible by 2. अब यहां ध्यान देंगे बच्चों, this is equation number 1, this is equation number 2 ना. अच्छा, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, 2 is a common factor, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे P is divisible by 2, Q is also divisible by 2. तो 2 is a common factor between P and Q, between P and Q. This contradict our assumption. This contradict now our assumption. This contradict our assumption. Therefore √2 is not rational but irrational. √2 is not rational but irrational ना, जैसा कि आप देख रहे होंगे. बस इसी तरह से हमें क्या करना है, सारे नंबर्सों को प्रूफ करना है ना. जैसे कि हमारे पास हो गया √3, √5. आप आराम से इन तरह के नंबर को प्रूफ कर सकते हैं, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी. ये बिल्कुल सेम होने वाला होगा बच्चों आपके पास. मतलब जहाँ पर सर हमारे पास √3 होगा, वहाँ पर हम लोग क्या करने वाले होंगे, वहाँ पर हम लोगों को P इज इक्वल टू 3c लेना है. बस इस बात का आप ध्यान रखें. जहाँ पर √5 हमारे पास हो रहा होगा, वहाँ पर हम P इज इक्वल टू 5c लेने वाले होंगे. बाकी सारा फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया वो पूरी तरह से सेम होने वाला होगा ना. नाउ आई होप कि आप लोगों ने रियल नंबर के चैप्टर्स का बेसिक स्ट्रक्चर इन नोट्स सब समझ लिया है ना. नाउ अगली वीडियो में हम लोग देखने वाले होंगे इसके सारे के सारे क्वेश्चंस को ना. सो बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो इज क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो टू अस ना.